गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज भी हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो सफियर। जो सफियर है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक सॉलिड सफियर और एक होलो सफियर। जो सॉलिड है वो सारा अंदर से भरा होता है जैसे शॉर्ट पुट हो गया, और होलो सफियर होता है जो अंदर से खाली होता है जैसे फुटबॉल हो गई। तो आज हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो सफियर। इसके अंदर हम 3 केसेस करेंगे। हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सफियर, फिर हम सेकंड पार्ट में करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ सफियर, और तीसरा हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सफियर। तो शुरू करते हैं हम टॉपिक। तो इसके लिए हमने मान लिया, कंसाइडर कर लिया, कंसाइडर अ होलो सफियर ऑफ रेडियस r एंड सेंटर o, लेट q बी द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सफियर। हमने एक सफियर कंसाइडर कर लिया। बेटे जो ये अंदर डार्क रंग का सफियर आपको नजर आ रहा है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। एक सफियर है जिसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है और सेंटर o है, और इसके सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया q। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है पहले केस के अंदर आउटसाइड द सफियर। तो हमने क्या किया, आउटसाइड द सफियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट एनी पॉइंट P, और वो P पॉइंट जो है इस होलो सफियर से बाहर है, आउटसाइड द सफियर है। आउटसाइड द सफियर ड्रा अ गॉसियन सरफेस S1, ये हमने गाजियन सरफेस ड्रॉ कर ली S1, जिसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है एंड डायरेक्टिंग आउटवर्ड। इस सफियर के ऊपर ये जो गाजियन सरफेस है, जो डॉटेड लाइन है, दिस इज गाजियन सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इसका जो हर पॉइंट है, इसके सेंटर से हर पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इक्वल डिस्टेंस पे होने के कारण हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज सेम। ड्रा गॉसियन सरफेस S1 ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O। ये जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, इसका रेडियस स्मॉल r है, और कंडीशन क्या है कि जो स्मॉल r है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कैपिटल R से बड़ी है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं आउटसाइड द सफियर। तो जो आउटर सफियर है, हमारा आउटर सरफेस जो है उसका रेडियस r है, जो इनर सरफेस है उसका रेडियस कैपिटल R है। तो जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब हमने गॉस थ्योरम लास्ट टॉपिक के अंदर कर ली है। गॉस थ्योरम क्या होती है? गॉस थ्योरम में कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसी चीज का यूज किया हमने। अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds इज इक्वल टू E डॉट n कैप, क्योंकि यहां पे हमने एक स्मॉल सरफेस ली है ds, जिसकी डायरेक्शन जो है वो n कैप दे रहा है हमें, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो सरफेस एरिया है, वो कितना है? ds है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ds जो वेक्टर था उसको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में लिख लिया हमने। तो E डॉट n कैप ds दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब हमने क्या किया,
एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो हमने और डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो cos थीटा आएगा। अब बात ये है कि जो E है और एन कैप है वो दोनों सेम डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में एक्ट करने के कारण दोनों के अंदर एंगल कितना होगा 0 और cos 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट को हमने खोला तो वो भी 1 हो गया, एन कैप की वैल्यू भी 1 हो गई, तो हमारे पास रह गया ई डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई जो है वो कांस्टेंट है, हर पॉइंट के ऊपर सेम है, तो ई को हमने बाहर निकाल लिया, डीएस का इंटीग्रेशन कर दिया हमने ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ओवर अ क्लोज्ड पाथ। तो डीएस का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये एक सफियर है और सफियर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीएस का इंटीग्रेशन कर दिया हमने दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ई की वैल्यू निकालनी थी हमने, ई को हमने इसी साइड रख लिया और 4 पाई आर स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो शेल या स्फेरिकल शेल which is exactly same at as field produced by the charge placed at the center of sphere। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने एक स्फीयर के सेंटर के ऊपर चार्ज रख लिया और उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इसकी वैल्यू और इस यहां से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है वो सेम आई है। कहने का मतलब ये जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो हमने आउटसाइड वाला केस कर लिया, अब हम करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। सेकंड पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब देखिए आप कि अगर ये P पॉइंट चल के इसी सरफेस के ऊपर आ जाए, ये P पॉइंट अगर यहां पे आ जाए, ऐसे हो जाए ये P पॉइंट, तो क्या होगा जब ये P पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो इस R की जो वैल्यू है दैट बिकम्स इक्वल टू कैपिटल R। तो ये लिखा हमने ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर द रेडियस ऑफ गाजियन स्फीयर, द रेडियस ऑफ गाजियन सरफेस becomes equal to the given sphere। तो अगर ये पॉइंट P पॉइंट चल के यहीं आ जाए तो ये R जो है that becomes equal to कैपिटल R, क्योंकि स्फीयर की सरफेस पे बात कर रहे हैं हम और स्फीयर की सरफेस के ऊपर जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो R becomes equal to R। तो इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन 1, जो ये हमारी इक्वेशन आई थी इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जहां पे स्मॉल r लिखा था वहां पे हमने कैपिटल R पुट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे जैसे हम सरफेस के ऊपर जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम स्फीयर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब बात क्या है, इफ देखो इफ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये टॉपिक हमने पहले किया था कि सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पे हमने चार्ज पर यूनिट एरिया कर लिया और क्यू की वैल्यू निकाली, क्यू कितना आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहां पे क्यू लिखा था हमने वहां वैल्यू पुट कर दी सिग्मा ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज कांस्टेंट। तो ये बात तो हम कर ही रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं
कि सरफेस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे E की वैल्यू जो है दैट रिमेन्स सेम, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो वो हर पॉइंट के ऊपर सेम आएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के लिए हमने क्या किया, थर्ड पॉइंट जो है हमारा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। अब हमने फाइंड करना है इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन स्फीयर था जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके अंदर एक हमने गाजियन सरफेस ड्रॉ कर ली S2। एक ये गाजियन सरफेस है जो डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, ये गाजियन सरफेस हमने ड्रॉ कर ली और इस गाजियन सरफेस का जो रेडियस है वो हमने मान लिया R1 और कंडीशन क्या है, R1 इज लेस देन कैपिटल R, क्योंकि इनसाइड का कर रहे हैं, जो गिवन स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल R है, हमने गिवन स्फीयर के अंदर बात करनी है। तो अंदर करेंगे तो जो अंदर वाला स्फीयर होगा, अंदर वाली जो सरफेस होगी उसका रेडियस गिवन स्फीयर से कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो R1 इज लेस देन कैपिटल R। अब बात ये है, देखो हम बात कर रहे हैं होलो स्फीयर की, और आपने शायद एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जहां पे मास एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे कभी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट देयर वेयर मास इज एग्जिस्ट। तो हम होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। होलो स्फीयर जो होता है अंदर से खाली होता है, अंदर से खाली होने के कारण वहां पे मास लाई नहीं करता, और अगर वहां मास लाई नहीं करता तो वहां पे चार्ज भी लाई नहीं कर सकता। तो एज स्फीयर इज होलो सो इट इनक्लोजेस नो चार्ज, तो उसके अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अगर क्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं हम एट एनी पॉइंट P, किसी पॉइंट P पे निकालना है हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द स्फीयर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, E डॉट ds इज इक्वल टू E डॉट n कैप ds और दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो अब हमने क्या करना है, ds तो एक स्मॉल सरफेस है, एक स्मॉल पार्ट है स्फीयर का, और हमने उसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद यानी कि एरिया, टोटल एरिया ऑफ गाजियन सरफेस, टोटल एरिया ऑफ इनर स्फीयर वो कितना हो गया 4 पाई r1 स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अभी मैं आपको बता के आया हूं कि जो इनसाइड द स्फीयर है वहां चार्ज की वैल्यू 0 है, तो चार्ज की वैल्यू 0 होने के कारण जो टोटल ये जो सारी इक्वेशन आ गई दैट बिकम्स इक्वल टू 0, और ये 0 होगी। अब देखो हमारे पास क्या है, ये टोटल इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल होगी। अगर हम यहां से देखें कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी हमारे पास E इज इक्वल E इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो एरिया तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमारे पास स्फीयर है, तो स्फीयर है तो उसका एरिया तो होगा, तो 4 पाई r1 स्क्वायर नेवर 0, ये तो 0 हो नहीं सकता। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है पर ये 0 नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास होलो स्फीयर है तो होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 0। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर इज ऑलवेज 0। तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी आज जो हमने किया है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, इसके अंदर हमने होलो स्फीयर की बात की है। इसी तरह सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है जो अंदर से फिल होता है, जो अंदर से भरा हुआ होता है, जहां मास एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड की जा सकती है। अब देखो हमने जो फाइंड किया है उससे हमें क्या रिजल्ट मिला है। देखो अभी अभी हम बात की हमने
कि अगर एक सफियर हम ड्रॉ कर लें, जैसे हमने ये सफियर ड्रॉ कर लिया, एक सफियर है हमारे पास जिसका सेंटर O है, और अब तीनों रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं कि तीनों रिजल्ट से हमें क्या, जो तीनों इक्वेशंस आई हैं हमारी, उनसे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। तो रिजल्ट की बात अगर हम करें तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं इनसाइड द सफियर। इनसाइड द सफियर अगर हम देखें तो हमारे पास जो E की वैल्यू है इनसाइड द सफियर, E कितना होता है, 0। ये बात अभी हमने की है कि इनसाइड द सफियर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। ऑन द सरफेस करते हैं, ऑन द सरफेस अगर हम देखें तो E की वैल्यू जो है सरफेस के ऊपर E कितना होता है, दैट इज मैक्सिमम। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑन द सरफेस दैट इज मैक्सिमम। और सफियर से जैसे जैसे हम इस साइड जाएं या फिर हम सफियर से इस साइड जाते हैं, वैसे वैसे E क्या होता है, दैट इज डिक्रीजिंग। आउटसाइड द अगर हम बात करें तो डिक्रीज होता रहता है, ये डिक्रीजिंग है। इसी तरह अगर हम इधर भी जाएंगे, E आउटसाइड देखें तो दैट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि E जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये बात हमने की है कि जो E है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे R इंक्रीज होगा, जैसे जैसे R इंक्रीज होगा वैसे वैसे E जो है वो डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे R इंक्रीज होगा, R इंक्रीज होने के कारण E डिक्रीज हो जाएगा। जब सफियर की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे तो R जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और इनसाइड द अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सफियर, तो इनसाइड द सफियर क्या होता है, सफियर होलो सफियर इनक्लोजेस नो चार्ज, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।